सो इससे पहले हमने देखा कि रिजिड बॉडी डायनामिक्स में दो तरह के कंडीशंस, एक तो देखा अगर प्योरली कोई चीज़ रोटेट कर रहा है, मतलब प्योरली रोटेशनल है तो, और एक देखा रोटेशन के साथ वो चीज़ चल रहा है तो दैट इज़ रोटेशनल प्लस ट्रांजिशनल, ये देखा था। उसके बाद एक टर्म आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको डिफाइन किया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, दैट इज़ mr²। और बहुत सारी चीज़ें के लिए वेरी करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे डिस्क हो, हॉलो स्फीयर हो, सिलेंडर हो एंड सो ऑन। फिर आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इस थ्योरम का इम्पोर्टेंस क्या है ये पहले मैं बता देता हूँ। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज like if you have been given some moment of inertia for a random body whose moment of inertia is not predefined, like for disk, hollow sphere it is predefined, but there is a body whose moment of inertia is not defined, then because of this parallel axis theorem and one theorem that we'll study after this, we can find moment of inertia of that particular segment. So ये theorem काम तब आएगा जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो एक ऐसे सेगमेंट का जिसका कोई प्री डिफाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है और बाकी कुछ टर्म्स गिवन है जो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा क्या गिवन है। मान लो एक रैंडम बॉडी है मेरे पास, एक रैंडम बॉडी है, एक रैंडम बॉडी है, ये उसका एक्सेस है, उस बॉडी का ये क्या है, दिस इज द एक्सेस ऑफ द बॉडी, एक्सेस, ये है पॉइंट सी। और मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है इस बॉडी का ये जो सेगमेंट है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सी, और इस पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का, ये बोला गया ये जो डिस्टेंस है दैट इज डी। सो मुझे कभी भी बोल दिया जाए कि मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, लेट मी से दैट इज I1, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग I1 का जो वैल्यू होगा वो होगा जो गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, जो गिवन मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्लस मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ये होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत सिंपल है। इट मीन्स अगर मैं स्टेटमेंट क्रिएट जाऊँ तो मैं बोल सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, बोल सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट एक्सेस is equal to sum of moment of inertia of body about parallel axis passing through center plus mass into distance का स्क्वायर, ये मैं स्टेटमेंट बोल सकता हूँ। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिस्टेंस यहाँ कंसिडर करेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस। आई रिपीट वंस अगेन, द डिस्टेंस दैट वी विल बी कंसिडरिंग इन द क्वेश्चन विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सेस। पैरेलल, दो पैरेलल के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको कंसिडर करेंगे, परपेंडिकुलर कंसिडर मत करना, ये बात याद कर लो। कुछ एग्जांपल्स करते हैं तो समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन गिवन है, एक रॉड है मेरे पास, एक रॉड है, लेंथ L, एक रॉड है जिसका लेंथ है L, और यहाँ पे
मुझे जो फाइंड करना है ये इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे फाइंड करना है। तो ध्यान से समझना, अभी मैंने क्या बोला था, अभी मैंने बोला था फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो आईसी होता है, आईसी, तो रॉड का मैंने अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो आई थी मैंने बताया था, जो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है ml²/12। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम में जो होता है वो IC प्लस मास इंटू डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? पैरेलल डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में पैरेलल डिस्टेंस क्या होगा? ये होगा, जिसका वैल्यू क्या होगा? ये पूरा L है तो ये हो जाएगा L/2। तो अगर मुझे I1 फाइंड करना है या I बोलूँ मैं तो हो जाएगा IC प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। IC का वैल्यू पहले से पता है मुझे, ml²/12 प्लस मास टू डिस्टेंस स्क्वायर इज L/2 स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फिर से क्वेश्चन में गिवन है, मान लो एक रॉड है मेरे पास, एक रॉड है लेंथ L का, लेंथ L का। मुझे फाइंड करना है यहाँ पे जो एक्सिस है I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि एट अ डिस्टेंस A से, A पे है, जो कि एट अ डिस्टेंस A पे है। अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूँगा? ये तो होगा रॉड का सेंटर। अब सेंटर से अगर मैं देखूँ ये डिस्टेंस, अगर मैं इसको बोले तो ये तो हो जाएगा हाफ L/2, और पाइथागोरस थ्योरम से मैं बोलूँ तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा √A² प्लस L²/4, L/2 का होल स्क्वायर। तो मैंने अभी बोला था फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम I1 इज इक्वल टू IC, IC तो फिर से वही हो जाएगा ml²/12 प्लस मास इंटू डिस्टेंस। इसमें ये होगा, ये मत ले लेना, ये होगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, दैट इज √A² प्लस L²/4 का होल स्क्वायर। ये होगा आंसर। क्लियर है? सो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत इजी था, कुछ नहीं करना है, जहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, सेंटर ले लो प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो। ये होगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नेक्स्ट इज, जैसे मैंने बोला था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नाम से पता चली गया होगा, पैरेलल था तो पैरेलल डिस्टेंस लेता है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में क्या होता है? परपेंडिकुलर लेता है। मान लो एक बॉडी है, कोई भी एक रिजिड बॉडी है ऐसा, जिसका मुझे पता है इस सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है I1, और इस सेंटर के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज I2। सो if I need to determine the moment of inertia about I3 from perpendicular axis theorem, it states that I3 will be the sum of perpendicular moment of inertias, that is I1 plus I2। यही होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस दो परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो तीसरा डिटरमाइन हो जाएगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से। अब क्वेश्चन में तुम्हें ध्यान रखना है कि कब कहाँ पे क्या यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस। सो हमने देखा कि फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स अगर एक डिस्टेंस पे लग रहा है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है, तो क्या होगा? फोर्स लग रहा है एक डिस्टेंस पे जाके तो बॉडी घूम जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉडी रोटेट कर जाएगा। उसको, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं एक टॉर्क लग रहा है बॉडी पे, एक टॉर्क लग रहा है। We say there is a torque which is defined as tau. This is known as tau. क्या बोलते हैं? tau, whose value is the force applied into the distance. Force applied to the distance. क्लियर है? क्लियर है? अब इसका जो प्रॉपर्टीज होता है, टॉर्क इज a
वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी होता है टॉर्क, ठीक है। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स इज न्यूटन एंड दिस इज मीटर, सो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। क्लियर है। जहां पे ये जो आर वेक्टर है, दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन डिटरमाइन कर रहा है जहां पे वो फोर्स एक्ट हो रहा है। एक क्वेश्चन देखता है, मुझे अगर गिवन है आर वेक्टर है मेरे पास, 2i कैप वेक्टर है प्लस j कैप प्लस 3k कैप। दूसरा फोर्स वेक्टर गिवन है मुझे 5i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। मुझे फाइंड करना है फाइंड टॉर्क, तो मैं कैसे फाइंड करूँगा। अभी मैंने कहा जो टॉर्क का वैल्यू होता है दैट इज टाउ इज इक्वल्स टू एफ क्रॉस आर। इट मीन्स फोर्स और डिस्टेंस का क्रॉस प्रोडक्ट, दैट इज 5i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते थे, मैंने जब वेक्टर्स बताया था तो मैंने बता दिया था। बेसिकली डिटर्मिनेंट से फाइंड करता है। डिटर्मिनेंट हम ले लेंगे i j k, 5 माइनस 1 1 2 1 एंड 3। समझ में आया। 5 माइनस 1 1 2 1 एंड 3। अब इसके अबाउट मैं डिटर्मिनेंट को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास टॉर्क आ जाएगा। क्लियर है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का भी मैं बता देता हूँ, अगर कंफ्यूजन है तो। मैं इसके अबाउट सॉल्व कर रहा हूँ तो प्लस आई, फिर मेरे पास बचा क्या, ये गया तो मेरे पास बचा माइनस 1 1 1 3, फिर हो जाएगा माइनस, ऑल्टरनेट चलता है साइंस, फिर मेरे पास बचेगा 5 1 2 3, फिर मेरे पास आ जाएगा प्लस k कैप, तो मेरे पास आएगा 5 माइनस 1 2 1। इसको तो आप सब सॉल्व कर ही लेंगे। सो बहुत इजी है टॉर्क फाइंड करना। एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है फोर्स और पोजीशन वेक्टर का, और हमें पता है कि जो टॉर्क अगर मैं लिख रहा हूँ r क्रॉस f, तो इसका मतलब होता है एफ आर साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता था, साइन थीटा, और डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, कॉस थीटा, तो एफ आर साइन थीटा। तो इसका मतलब मैं बोलूँगा बेसिकली दिस इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स। साइन थीटा आ रहा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ force is being multiplied to the radius, or I can say position, to be noted. Perpendicular component of the force. Which component? Perpendicular component. I hope it's clear. Perpendicular component ही multiply होगा position vector से। आगे बढ़ता है, कुछ लॉजिकल क्वेश्चन देखता है ताकि क्लियर हो जाए परपेंडिकुलर कंपोनेंट से क्या मतलब है। मान लो मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, एक कोऑर्डिनेट गिवन है मेरे पास, ये फोर्स है F1, इधर फोर्स लग रहा है F3 थीटा पे, ये R1 है, इधर से ये डिस्टेंस R1 है, इधर है ये F2 जहाँ पर डिस्टेंस है R2, इधर एट एन एंगल थीटा लग रहा है F4। अब अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो सारा टॉर्क का कोई भी कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये है R3।
अब बताओ, मुझे मैंने बोला टॉर्क होता है F क्रॉस R, तो अगर F1 के लिए मैं बोलूँ तो मैं क्या बोल रहा था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स दैट इज इनटू, मतलब अगर F1 के लिए बोलूँगा तो मैं लिखूंगा F1 इंटू R1। क्लियर है, ये खत्म, दिस वन इज ओवर। F2 के लिए बताओ मुझे, F2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट इंटू R2, तो वैसे ही मैं लिख दूंगा F2 के लिए F2 इंटू R2। अब अगर F3 का ध्यान से समझो, दो कंपोनेंट आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा, एक कंपोनेंट ऐसे आएगा। इधर क्या होगा, F3 cos थीटा, इधर होगा F3 sin थीटा। कौन सा कंपोनेंट लूंगा मैंने बोला था परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो दिस वन। तो F3 के अगर मैं लिखूंगा तो मैं बोलूंगा F3 sin थीटा इंटू R3। और अगर इसका भी मैं देखो तो दो कंपोनेंट होगा, दैट इज वन इज F4 sin थीटा एंड वन इज F4 cos theta. Component which one will I take? I'll take the perpendicular component, that is F4 sin theta into R4। इस क्वेश्चन से सारा टॉर्क का कंफ्यूजन क्लियर हो गया। मेरा मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट से क्या था, सिंपल। अब थोड़ा साइन कन्वेंशन देख लेते हैं टॉर्क का इंपॉर्टेंट। जब मैंने टॉर्क स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था एक फोर्स है जो लग रहा है एट अ डिस्टेंस और फिर क्या कर रहा है, घुमा रहा है, रोटेट कर रहा है। तो साइन कन्वेंशन कैसे पता चलेगा, मान लो ये x1 है सी पॉइंट, ये x2 है, ये x3 है। ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा साइन कन्वेंशन भी। यहाँ पे मैंने बोला F2 लग रहा है, इस पॉइंट पे मैंने बोला F3 लग रहा है, और इस पॉइंट पे मैंने बोला F1 लग रहा है। क्लियर? अब साइन कन्वेंशन कैसा, ध्यान से समझो। मैंने कहा था फोर्स लग रहा है एक डिस्टेंस पर और घुमा रहा है। इधर अगर मैं बोलूं टॉर्क होगा F1 x1 इंटू x1। किधर घुमाएगा ये घुमाएगा इसको, जब इधर लग रहा है तो ये घुमाएगा इसको ऐसे, मतलब दिस वे, विच इज दिस वन, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज घुमाएगा ये। वैसे ही मैं अगर दूसरे के लिए बोलूं F2 लग रहा है ऊपर, मतलब F2 x2, लेकिन घुमाएगा किधर, ये किधर घुमाएगा, ये घुमाएगा ऐसे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तीसरा अगर मैं बोलूं तो वो होगा F3 x3, किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, तो घुमाएगा किधर, घुमाएगा इधर। अब ध्यान से समझना, मैं अगर अबाउट पॉइंट सी बोलूं, अबाउट पॉइंट सी टॉर्क फाइंड करना है, तो क्या सिर्फ x3 होगा, नहीं, ये हो जाएगा x2 प्लस x3 अगर अबाउट पॉइंट सी फाइंड करना। अगर यहाँ पे कुछ रहता तो मैं बोलता x3 होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 भी हो जाएगा, और जैसे मैंने बोला क्लॉक वाइज घुमाएगा। अब क्या मैं इन तीनों को ऐड करूंगा, क्या नहीं, जो क्लॉकवाइज है सेम डायरेक्शन में उसको ऐड कर देंगे और बाकी एंटी क्लॉकवाइज को माइनस कर देंगे। सो अगर मैं नेट टॉर्क निकालूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास आएगा क्या, क्लॉकवाइज को जैसे मैंने बोला ऐड कर देंगे, और मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, एंटी क्लॉकवाइज को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। मतलब कि क्लॉकवाइज को मैंने ले लिया पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को मैंने ले लिया नेगेटिव। क्लियर है? साइन कन्वेंशन यहाँ से आगे बढ़ता है। दूसरा है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड रोटेशन। क्या रिलेशन होता है? बहुत सिंपल सा एक मैथमेटिकल रिलेशन है। जो टॉर्क होगा अबाउट एन एक्सिस दैट इज इक्वल्स टू आई अल्फा। जहाँ पे अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ लिया था ये चीज। एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा, और ये क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये रिलेशन होता है टॉर्क का। समझ में बात?
इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है और एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है तो हमें टॉर्क मिल जाएगा। एक क्वेश्चन करते हैं जहाँ पे इसका यूज हम देख सकते हैं। मान लो आई हैव अ क्वेश्चन वेयर आई हैव अ रॉड और इस रॉड के एक पॉइंट पे फोर्स लग रहा है F0। ये है सेंटर, मान लो H है और ये रॉड का मास है M और लेंथ है L। मुझे फाइंड करना है एंगुलर एक्सेलरेशन। सबसे पहला बात मैंने अभी बोला टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, और टॉर्क मुझे पता है क्या होता है, फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा L/2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का सबको पता होता है ml²/12 इंटू अल्फा। यहाँ से मुझे इजीली अल्फा मिल गया, अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा F0 इंटू L इंटू 12/ml²। ये L हो जाएगा कैंसिल। क्लियर हो गया? यहां से मुझे मिल गया अल्फा का वैल्यू। देख सकते हो कितना इजी हो गया जब मुझे रिलेशन डायरेक्टली पता हो। रिलेशन पता नहीं होता तो मैं बहुत लेंथी प्रोसेस करता, फिर उसके बाद मेरे पास एंगुलर एक्सेलरेशन आता। अब कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें देखना है कि कौन सा रिलेशन लगेगा। फिजिक्स बेसिकली यही है, बस पता रहना चाहिए कौन सा रिलेशन, कौन सा कंसेप्ट कहाँ पे लग रहा है। बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिखने में क्वेश्चन माइट बी सीम दैट इट इज वेरी बिग, but it's not like that. If you remember concepts, you can definitely crack it. एक अच्छा क्वेश्चन करता है, इंक्लाइंड पे क्वेश्चन करेंगे। एक इंक्लाइंड है मेरे पास, जहां पे एक ब्लॉक है मास m का। ये ब्लॉक जो है ना, ये पुली से टाइट है, जो कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और ये ब्लॉक क्या हुआ, ये ब्लॉक नीचे चला गया L से, ये थीटा है। क्लियर है? मुझे बोला गया है व्हेन इट फॉल्स डाउन सम डिस्टेंस L, then find angular velocity, that is omega of pulley. अब ध्यान से समझना, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, फिजिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट। अब खुद से बताओ यहाँ पे कितने कंसेप्ट लग रहा है। देखो, एक तो रोटेशनल वाला कंसेप्ट लगेगा जो अभी हमने पढ़ा इस चैप्टर में, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में। एक कंसेप्ट लगेगा जो नॉर्मल पहले हम एनएलएम में पढ़ के आए थे। तो पहले तो मैं शांति से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे तो मुझे पता है सर mg cos थीटा होता है, और इस डायरेक्शन में सर मुझे पता है कि क्या होता है mg sin थीटा होता है। तो मैं बोलते हैं सर मैं मान लेता हूँ ये नीचे जा रहा है a से। क्लियर है? और एक कंसेप्ट में बचता है कि अवे फ्रॉम द ब्लॉक इट इज टेंशन t और अवे फ्रॉम द पुली ओवर हियर इज टेंशन t। अब इसमें इक्वेशंस कौन कौन से आएंगे? पहला मैं जब लिखूंगा एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन याद कर लो, दैट इज mg sin थीटा माइनस t इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये काम हो गया खत्म मेरा। दूसरा जो मैं लिखूंगा वो क्या होगा? रोटेशनल के लिए मैंने भी बोला क्या, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क फोर्स, टेंशन इज अ फोर्स T, मान लो रेडियस है R, इज इक्वल टू आई क्या होगा पुली का M R, अगर मैंने माना इधर √2 इंटू अल्फा। ये पता चल गया। अब सॉरी, पुली का मास मान लो m0, क्योंकि m तो उसका ब्लॉक का मास है तो सिमिलर हो जाएगा। तीसरा
जब एक्सेलरेशन वाला कंडीशन होता है तो सर्कुलर मोशन याद कर लो, a इक्वल्स टू आर अल्फा होता है। चौथा कंडीशन ओमेगा पे लगाते था, v स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, इनिशियल 0 पे था, प्लस 2a मतलब अल्फा s के जगह यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा थीटा, और हमें पता है जो डेल्टा थीटा होता है वो होता है L/R। सब कुछ पता है मुझे। जब इसमें मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा ओमेगा का वैल्यू तो मेरे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अल्फा डेल्टा थीटा इज व्हाट L/R। अल्फा मुझे कहाँ से मिलेगा? अल्फा मुझे मिलेगा, अल्फा का वैल्यू है मेरे पास 2, यहाँ से a/r इंटू L। इसको मैं लिखूंगा क्या? ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 AL/R स्क्वायर। और a मुझे कहाँ से मिलेगा? a मुझे मिलेगा यहाँ से, a मुझे मिलेगा यहाँ से, दैट इज mg साइन थीटा माइनस टी बाई m। तो a का वैल्यू क्या है? mg साइन थीटा माइनस टी बाई m। मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब एक टर्म और बच गया t मुझे कहाँ से मिलेगा? t तो मुझे यहाँ से मिल गया है, तो मेरे पास अल्फा आ जाएगा, इजीली कैलकुलेट हो गया, और फिर ओमेगा आ जाएगा। 4 इक्वेशन, 4 अननोन, क्वेश्चन सॉल्व। क्लियर है? आगे बढ़ता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। अब हम एक कंडीशन डिफाइन करेंगे कि रोटेशनल में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, थोड़ा ध्यान से समझो इस बात को। तो ध्यान समझो, जब नॉर्मल में कभी काइनेटिक एनर्जी लिखता हूं तो मैं क्या बोलता हूं? हाफ m, मान लो एक मास है v1 स्क्वायर, बहुत सारे मासेस है, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। मुझे एक बात पता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मेरे पास होगा हाफ m, v का वैल्यू क्या होगा? r1 ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी तो सेम रहेगा ओमेगा स्क्वायर, प्लस हाफ m2, v का वैल्यू क्या हो जाएगा? r2 ओमेगा स्क्वायर प्लस सो ऑन। इसका मतलब अगर मैं हाफ यहाँ पे लिखूँ m1 और मैं सारे में से ओमेगा कॉमन ले लूँ, ओमेगा कॉमन लूँगा या ओमेगा स्क्वायर कॉमन लूँगा मैं, तो मेरे पास बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस सो ऑन। और अभी मैंने बताया था एम आर स्क्वायर किसका मत क्या होता है? होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। इसका मतलब ये क्या होगा? हाफ m भी अंदर चला जाएगा, मतलब हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू I, हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू I। तो अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है रोटेशनल का, दैट इज इक्वल्स टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, तो ये होगा। और ट्रांसलेशनल में होता था हाफ mv स्क्वायर, वो तो सबको पता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम कुछ देखेंगे कि जब रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन होता है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। और जैसे मोमेंटम पढ़ा था, राइट, पिछला जब हमने पढ़ा था तो हमने पढ़ा था मोमेंटम, जो कोलिजन वाले टाइम पे पढ़ा था। वैसे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम होता है, जो टर्म होता है एंगुलर मोमेंटम, वो कैसे लगता है, कैसे कैलकुलेट करता है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। सो we are at the end of this rigid body dynamics now, and after that we'll be starting a new topic, simple harmonic motion.